अध्यक्ष महोदय, मुझे कभी कभी ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी जितना अपने लोगों को ध्यान दे करके समझाते हैं, इतना ये समझते ही नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। आप भी जानकारी रखा करो। अगर आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लेना। और ये बात अगर छिपी हुई हो, ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, मेरा लिखा हुआ बहुत लंबा है। कंक्लूड करें, आप समाप्त करें प्लीज। और अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और बड़ा उठा है नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और हमारे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। चीन जैसा देश केवल एक पे हमला नहीं कर रहा है अध्यक्ष महोदय, आपकी जमीन भी छीन रहा है और आपका बाजार भी छीन रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो सरकार हमें बताए, वो आंकड़े दे। अगर कांग्रेस पार्टी का रास्ता था तो आपका रास्ता कांग्रेस पार्टी का क्यों है? अगर कांग्रेस पार्टी का वो रास्ता था तो आपका रास्ता क्यों है वो? मैं तो जानता हूं जिस दिन उनके सहयोगी साथी समझ लेंगे वो भी साथ छोड़ जाएंगे। दूसरा जो सवाल कहा गया है अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाजार खोला गया, जिस समय हमारा व्यापार के लिए पूरा बाजार खोल दिया, हमसे ज्यादा वित्त को समझने वाले इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जानकार लोग वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं रखा गया। अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आ गए, हम लोग पीछे हैं। क्या आप इनको ज्ञान दे रहे हो क्या? अध्यक्ष महोदय, अपना रास्ता तो वही है, साइकिल वाला। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर मेरा समय है अभी, क्योंकि मैं बहुत कुछ लेकर के आऊं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आप कहते हैं कि देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, न केवल उसके नागरिकों को एक बेहतर जीवन, देश की नई पहचान देता है, बल्कि देश को एक नया आत्मविश्वास भी देता है। अरे अगर ये बात सच है तो अध्यक्ष महोदय, मैं वो बात कहना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव से पहले एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया था, और जिसकी तैयारी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी गए थे। कितनी सजावट हुई थी, कितनी तैयारी हुई थी। जो हमारे बुंदेलखंड के साथी माननीय सदस्य चलते होंगे बुंदेलखंड के एक्सप्रेस वे पर, वो जानते होंगे। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, पानी बरस गया, बुंदेलखंड बह गया, एक्सप्रेस वे बह गया। और सोचिए अध्यक्ष महोदय, कब उद्घाटन किया था आपने? 22 में, और आज भी मेंटेनेंस चल रहा है उसमें। 22 के बाद से आज तक भी मेंटेनेंस चल रहा है। और कहीं अगर आपने जो गाड़ियां बाजार में ला दी हैं, जो बाजार में आजकल अध्यक्ष महोदय जो गाड़ियां आ गई हैं, अगर वो कहीं अपनी रफ्तार से चलेंगी तो या तो पेट दर्द होगा या कमर का दर्द होगा, दोनों में से एक के लिए तो इलाज जाना ही पड़ेगा। और वो कितने हजार करोड़ का बना? 14,000 करोड़ का। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यूपी में 91 किलोमीटर, जो हमारे रोड की जानकारी रखते होंगे, एनएचआई की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे कि गोरखपुर लिंक जो 2022 में शुरू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। वो 91 किलोमीटर का 7,283 करोड़ का बन रहा है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कभी समाजवादी सरकार ने उसको डिजाइन किया, उसको सब कुछ आगे बढ़ाया, वो 340 किलोमीटर का 22,000 करोड़ के लगभग का बना है। लेकिन जहां तक मैं बना करके छोड़ गया वहां से आगे नहीं बढ़ा। और अगर वो बढ़ गया होता तो बिहार और बंगाल के लोगों के लिए बहुत रास्ता आसान हो जाता। इसी तरह एक गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसके बारे में सरकार ने ये कहा कि हम कुंभ से पहले शुरू कर देंगे।
कुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वो नहीं शुरू हो पाया। मुझे लगता है जिस रफ्तार से वो काम हो रहा है, अगला जब अर्ध कुंभ आएगा तब तक ही बन पाएगा वो। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यूपी को, बिहार को दे दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बिहार भी तरक्की करे, हम भी साथ देंगे बिहार का, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यूपी में अगर कोई भी एक भारत सरकार के एनएचएआई का एक्सप्रेस वे आया हो तो बता दे। एक भी कोई एक्सप्रेस वे दिया हो तब, जब देश के प्रधानमंत्री को दो बार और नहीं तीसरी बार भी मौका दिया उत्तर प्रदेश ने। मैं अध्यक्ष महोदय आपका इशारा समझ रहा हूं। बाकी अध्यक्ष महोदय भाषण में अब बजट पे पढ़ दूंगा। मेरा बाकी भाषण बजट में होगा। मैं अपना भाषण खत्म करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं जो मेरे सुझाव आए हैं उन सुझावों को शामिल करे सरकार, और केवल प्रचार में न रहे सरकार। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं भी सहमत हूं उससे। मैं उनकी सब लाइनें पढ़ना चाहता हूं। जो राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है, हिंदुस्तान। और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित हिंदुस्तान। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श हैं, और सरदार पटेल जैसी मां भारती की संतान द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुए एकता के इस समर्थ विकसित हिंदुस्तान के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं और हिंदुस्तान के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ, समृद्ध, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान देखेगी। मैं इतनी ही बात कहते हुआ, क्योंकि 10 बजट आपने पेश किए हैं, वो आप समझ गए होंगे, आप समझ गए बात को जो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कह रहा हूं वो बात वहां तक पहुंच गई है। उनके चेहरे बता रहे हैं कि बात वो पहुंच गई है। और मैं अपने अंत में बस यही कहूंगा, क्योंकि 10 बजट के बाद ये अभिभाषण सुन रहे हैं हम लोग, 11वां बजट आ गया है। बजट हो ऐसा जिसमें सबके लिए उम्मीदें हों, समृद्धि की दिवाली और खुशियों की ईद हो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने सुनने का काम किया, बहुत धन्यवाद।